नमस्कार साथियों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 1, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। इस अध्याय का प्रथम भाग है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। इस पूरे अध्याय में प्यारे बच्चों हम देखने वाले हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज किस प्रकार का था। हम जानेंगे कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कैसे होती है और किस तरह राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना होती है। साथ ही हम देखेंगे कि क्या महिलाओं ने भी फ्रांसीसी क्रांति में योगदान दिया था। इसके साथ दास प्रथा का उन्मूलन को जानते हुए हम फ्रांस की क्रांति के बाद रोजाना की जिंदगी की चर्चा भी करेंगे। इस भाग में हम ये कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे कि क्या फ्रांसीसी समाज में असमानता व्याप्त थी और अगर असमानता व्याप्त थी तो वह समाज के किस भाग के साथ, किस वर्ग के साथ थी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का भाग प्रथम। इसको जानने से पहले हमें एक कहानी जाननी पड़ेगी। हम देख लेते हैं कि जब फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है, फ्रांस की जब क्रांति होती है तो इस समय राजा कौन होता है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय हम देखते हैं कि जो राजा होता है वह है लुई 16वां। राजा का नाम याद रखना है, महत्वपूर्ण है। लुई 16वां जो है वह 1774 ईस्वी के अंदर राजगद्दी पर बैठता है और यह बुर्बो वंश से संबंधित होता है। और इसका जो विवाह होता है प्यारे बच्चों, इसका विवाह होता है रानी एंतोइनेट के साथ। रानी एंतोइनेट जो है वह कहां की होती है, तो वह ऑस्ट्रिया की होती है, याद रखेंगे। अब लुई 16वां जो फ्रांस की गद्दी पर बैठा है, इसके शासनकाल में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी चर्चा हम इस भाग में करने वाले हैं। उस वजह से लुई 16वां को करों में वृद्धि करनी पड़ती है, यानी कि टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं, करों में वृद्धि। इसके शासनकाल में जो राजकोष है वह खाली हो जाता है। हम कह सकते हैं कि प्रशासन को चलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। इस वजह से यह करों में वृद्धि करता है। करों में वृद्धि के साथ ही कुछ वस्तुओं की कीमत जो है वह बढ़ जाती है। अब वस्तुओं की कीमत जब बढ़ जाएगी तो आम व्यक्ति है, किसान है, मजदूर है, वह इन बढ़ी हुई कीमतों का सामना नहीं कर पाएंगे, इन बढ़ी हुई कीमतों को वहन नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करेंगे, वो विद्रोह करेंगे। और विद्रोह करेंगे, और आपको एक तारीख यहां पर याद रखनी है, 14 जुलाई, 14 जुलाई 1789। इस दिन जनता एकजुट होकर जनसेना का गठन करती है और एक महत्वपूर्ण किला, या हम कह सकते हैं दुर्ग, जिसका नाम है बास्तिल का दुर्ग, जो कि पेरिस में है, उसको ध्वस्त कर देती है। तो इस दिन बास्तिल दुर्ग का पतन हुआ। ये तारीख आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों, क्योंकि यह जो तारीख है यह विश्व इतिहास में बड़ी ही प्रसिद्ध तारीख है। हम बात करते हैं समानता की, स्वतंत्रता की, बंधुत्वता की, भाईचारे की। इन सभी का इतिहास फ्रांस की क्रांति से ही तो जुड़ा है। चलिए तो जानते हैं पूरी घटनाओं को। देखिए, यहां आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि आम जनता किस प्रकार से संगठित होकर एक किले को ध्वस्त करती हुई नजर आ रही है। यही किला है बास्तिल का किला, जो कि पेरिस में है, और इसका पतन होता है 14 जुलाई 1789 को। आखिरकार क्या कारण होते हैं इस किले को ध्वस्त करने के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा ने करों में वृद्धि की थी। अब करों में वृद्धि के साथ ही कीमतों में भी वृद्धि होती है। तो एक बात तो थी कि पाव रोटी, जो कि व्यक्ति रोज खाता है, रोटी यानी कि जिसकी आवश्यकता हमें रोज होती है, पाव रोटी की कीमतें बढ़ चुकी थी। इसके अलावा जो बास्तिल का किला है वह राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, आम जनता की घृणा का प्रतीक था। आम जनता को जो है हथियारों की आवश्यकता थी, गोला बारूद की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि आम जनता ने अब अपने खिलाफ
हो रहे अत्याचारों का सामना करने की सोच ली थी और उसके लिए उन्होंने एक जनसेना का गठन किया था। अब इस जनसेना को अपनी आवाज उठाने के लिए या विद्रोह का सामना करने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी, गोला बारूद की आवश्यकता थी। तो ये हथियार और गोला बारूद सरकारी भवनों में मिलने की संभावनाएं थी और इसी वजह से आम जनता जबरन सरकारी भवनों में प्रवेश करती है। उसी में एक भवन, एक महत्वपूर्ण किला जिसका नाम था बास्तिल का किला, इसमें भी प्रवेश किया जाता है। बास्तिल के किले का जो कमांडर है वह मारा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे बास्तिल के किले को ध्वस्त करने के। राजा मैंने बताया आपको कि इस समय लुई 16वां था, जो कि बुर्बो राजवंश से संबंधित था, जिसका विवाह ऑस्ट्रियन राजकुमारी मैरी एंटोइनेट के साथ में होता है। यह जो रानी होती है वो बहुत ज्यादा खर्चीली होती है। इसी के अलावा अगर हम दिनचर्या की बात करें, राज दरबारों के अंदर हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो राजा है वह वर्साय के भव्य महल के अंदर रहा करते थे। वर्साय का भव्य महल जो पीछे आप तस्वीर में देख सकते हैं, इसकी भव्यता और इसकी सुंदरता के चर्चे थे और इसको सजाने में बहुत ज्यादा खर्चा होता था। हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची भी होती थी। रानी की फिजूल खर्ची अलग थी, राजा की फिजूल खर्ची अलग थी। इन फिजूल खर्चों के चलते ही प्यारे बच्चों क्या हुआ कि राजा जो है इतना खर्चा वह नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लुई 16वें के शासनकाल में कुछ घटनाएं घटित होती है। जैसे कि एक महत्वपूर्ण घटना है कि फ्रांस द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद करवाना। अब फ्रांस अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद करवाएगा तो सीधी सी बात है, युद्ध होंगे और युद्ध होंगे तो धन का भी व्यय होगा। तो जब फ्रांस द्वारा इन उपनिवेशों को आजाद करवाया जाता है तो फ्रांस के ऊपर 10 अरब लिब्रे का कर्जा चढ़ जाता है। लिब्रे जो कि फ्रांस की मुद्रा है, जिस प्रकार हम भारत में रुपया का बात करते हैं उसी प्रकार फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी, जो कि 1794 में समाप्त कर दी गई थी। अब जब फ्रांस के ऊपर कर्जा चढ़ गया है तो इस कर्जे को उतारने के लिए करों में क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है। लेकिन आपके मन में एक चीज जरूर आ रही होगी कि करों में वृद्धि होने की वजह से आम जनता इतना क्यों परेशान थी, किसान वर्ग इतना क्यों परेशान था। देखिए दोस्तों, एक बात तो सीधी सी है कि आम जनता जो है वह बड़ी ही मुश्किल से अपना गुजारा कर पाती थी। ऊपर से अगर वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी तो फिर गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारण था फ्रांसीसी समाज में व्याप्त असमानता। वो क्या थी वो हम जानते हैं। देखिए, फ्रांसीसी समाज जो है वह 3 अलग अलग भागों में विभाजित था। आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि यह जो असमानता है उसी ने पूरे विश्व में समानता का प्रचार प्रसार किया कि समानता का व्यवहार तो होना ही चाहिए। देखिए, फ्रांसीसी समाज की हम बात कर रहे हैं, हम यहां लिख सकते हैं फ्रांसीसी समाज। फ्रांसीसी समाज जो है वह 3 भागों में विभाजित था, जिसमें पहला भाग, इसे हम कह सकते हैं प्रथम एस्टेट। दूसरा है द्वितीय एस्टेट और तीसरा तृतीय एस्टेट। अब आप कहोगे गुरुजी एस्टेट क्या होता है? तो बच्चों याद रखो कि फ्रांस का समाज इस प्रकार विभाजित था, पहला, दूसरा और तीसरा एस्टेट। एस्टेट जो है वह क्रांति से पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण वर्ग था। हम कह सकते हैं कि एस्टेट से पता चलता था कि सामने वाले व्यक्ति की हैसियत कितनी है, क्योंकि प्रथम एस्टेट जो था वह पादरी वर्ग, यानी कि प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग को शामिल किया गया था। जिस प्रकार हम मंदिरों में पंडितों को देखते हैं उस प्रकार हम चर्च में पादरी को देखते हैं। तो पादरी वर्ग जो था वो काफी उच्च वर्ग था जो कि प्रथम एस्टेट में आता था। तो देखिए, सत्ता और हैसियत का यहां से पता चल रहा है ना। दूसरा जो एस्टेट था उसमें कुलीन वर्ग शामिल था। कुलीन वर्ग जो कि धन संपन्न थे, पूंजीपति लोग थे, कुलीन वर्ग दूसरे एस्टेट में आते थे। और तीसरा जो एस्टेट है वह था किसानों का। इसमें किसान
मजदूर ये शामिल थे। साथ ही तीसरे स्टेट में कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, जैसे कि वकील। इसमें कुछ धनी लोग भी थे, जैसे कि व्यापारी। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रांसीसी समाज तीन अलग अलग एस्टेट में विभाजित था। अब आपको पता चल गया है कि एस्टेट क्या है। एस्टेट से ही पता चलता था कि व्यक्ति की हैसियत कितनी है। प्रथम एस्टेट यानी कि काफी ऊंची हैसियत है। द्वितीय और सबसे नीचे वाला एस्टेट यानी कि सबसे नीचे हैसियत किसानों की, मजदूरों की, गरीब लोगों की। कुछ इसमें पढ़े लिखे लोग थे और कुछ इसमें हम कह सकते हैं धनी लोग भी शामिल थे। आपको याद रखना है कि तीसरा जो एस्टेट है इसमें शिक्षित लोग भी हैं और अशिक्षित लोग भी हैं, धनी भी हैं और निर्धन लोग भी शामिल हैं। ये बात आपको याद रखनी है, थोड़ी सी काम आएगी, आगे हम बात करेंगे। तो तीसरा स्टेट जो है इसे ही टैक्स देना पड़ता था। अब देखिए कितनी बड़ी असमानता है, यानी कि पहला और दूसरा स्टेट जो है इनके पास में विशेषाधिकार था। विशेषाधिकार, आपको गुरुजी कौन सी विशेषाधिकार की बात कर रहे हो आप? तो इनके पास में ये विशेष अधिकार था कि इन्हें करों से छूट दी गई थी, इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब आप कहोगे गुरुजी तो फिर टैक्स किसको देना पड़ता था? तो टैक्स केवल और केवल इन्हें देना पड़ता था। अब देखिए समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो टैक्स वहन कर सकते हैं, वस्तु की बढ़ी हुई कीमतों को वहन कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें तो जो है टैक्स नहीं देना पड़ रहा। और जो समाज के गरीब लोग हैं, जो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं, उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है। तो कर केवल तृतीय स्टेट को देना पड़ता था। तृतीय स्टेट को देना पड़ता था। अब ये क्या हो गया? ये हो गई असमानता। असमानता, बहुत बड़ी असमानता। चलिए तो देखते हैं। मैं अभी आपको बताया कि 18वीं शताब्दी के अंदर फ्रांसीसी समाज किस प्रकार विभाजित था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट बात कर चुके हैं प्यारे बच्चों, सारी बात हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर हमने देख लिया कौन कौन से लोग शामिल है, इसमें हमने देख लिया है कि कौन कौन शामिल है, और इसमें हमने देखा कौन कौन शामिल है। मैंने आपको बताया एस्टेट क्या होता है। तो एस्टेट जो कि सत्ता और सामाजिक हैसियत को दर्शाता है। चलिए, तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि आम जनता के अंदर जो 90% जो हिस्सा है जनता का, वह तो क्या था? किसान था। और 60% जमीन पर तीसरा स्टेट के कुछ धनी और कुलीन वर्गों का अधिकार था। मैंने आपको बताया कि केवल और केवल तीसरे स्टेट को ही टैक्स देना पड़ता था। अब देखिए 90% हिस्सा जो है वह किसानों का है, 60% जमीन पर कुलीनों का अधिकार है। तो किसान जो हैं वह परेशान होंगे। क्यों परेशान होंगे? वही बात कि जो शुरुआत के पहले और दूसरा जो स्टेट है उन्हें तो विशेषाधिकार प्राप्त है, उन्हें तो टैक्स नहीं देना है, वो तो फ्री है। तो टैक्स तो देना पड़ेगा आम जनता को, मजदूरों को, निर्धन लोगों को। तो ये बहुत बड़ा भेदभाव था। यहां तक कि कुलीन वर्गों के पास में सामंती अधिकार भी थे, यानी कि वह एक सामंत होने के नाते किसानों से टैक्स भी वसूल करते थे। इसके अलावा किसान बेचारे बाध्य थे कुछ काम करने के लिए, जैसे कि किसानों को अपने स्वामी की सेवा भी करनी पड़ती थी, उनके घरों में भी काम करना पड़ता था, खेती भी करते थे, उनके घरों में भी काम करते थे। इसके अलावा उन्हें सैन्य सेवाएं भी देनी पड़ती थी, सड़क निर्माण में भी योगदान देना पड़ता था। किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं बोझ था। करों के अलावा एक धार्मिक कर भी काफी ज्यादा प्रचलित था, जिसका नाम है दोस्तों टाइद। टाइद जो है वह धार्मिक कर था, जो कि उपज के 10वें हिस्से के बराबर था, यह भी देना पड़ता था। इसी के साथ एक प्रत्यक्ष कर भी होता था, जिसका नाम था टाइल, जो कि तंबाकू और नमक जैसी वस्तुओं पर लगाया जाता था। अब देखिए टाइद देना पड़ रहा है, टाइल देना पड़ रहा है, और राज्य के अन्य करों को भी चुकाना पड़ रहा है। किसे? केवल और केवल तृतीय स्टेट को। तो जब इतना सब कुछ एक ही वर्ग के ऊपर होगा तो असंतोष तो स्वाभाविक सी बात है, और क्रांति होना तो फिर स्वाभाविक सी बात है। चलिए,
तो करों की हमने बात करी और हमने जाना कि किस प्रकार राज्य का पूरा जो बोझ है वह गरीब व्यक्ति के ऊपर आ रहा है। पूरा बोझ आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो राजा है, कुलीन वर्ग है, उनका जो पूरा जो बोझ है वो एक आम व्यक्ति, हम कह सकते हैं गरीब किसान मजदूर झेल रहा है। ठीक है, जनता के ऊपर, आम जनता के ऊपर जो है ये आ रहा है पूरा भार। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतों को तो वहन कर ही नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे समय के साथ साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। हम देखते हैं कि 1715 में जहां 2.3 करोड़ जनसंख्या होती है, वहीं 1789 में जनसंख्या बढ़कर 2.8 करोड़ हो जाती है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो अनाज की मांग भी बढ़ेगी, है ना? जब ज्यादा लोग होंगे तो अनाज भी खाएंगे, ज्यादा खाएंगे। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, कुछ अन्य कारणों की वजह से पैदावार घट रही थी। अब पैदावार घट रही है, अनाज की मांग बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है कीमतों में भी वृद्धि होगी। ठीक है, और मुख्य रूप से पाव रोटी, पाव रोटी जो कि फ्रांस के आम जनता की या सभी की एक मूलभूत आवश्यकता थी। हम बात करते हैं मूलभूत आवश्यकताओं की, जिसमें हम रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए रोटी है। अगर हम खाएंगे ही नहीं तो जिएंगे कैसे? अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि पाव रोटी इतनी महंगी हो चुकी है कि वह आम व्यक्ति की पहुंच से भी दूर हो चुकी है। अब रोटी ही नहीं मिल रही तो मौत तो निश्चित है। तो क्यों ना क्रांति की जाए, क्यों ना क्रांति की जाए। तो इस वजह से दोस्तों जीविका संकट पैदा हो रहा था, क्योंकि व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी, तो जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। तो जीविका संकट जो है पैदा हो रहा था। अब आप कहोगे गुरुजी जीविका संकट क्या होता है? साथियों, जीविका संकट वह स्थिति होती है जिसमें जीवित रहने के न्यूनतम संसाधन भी खतरे में पड़ जाएं, यानी कि जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वह भी हमारी जो है पूरी ना हो पाए। यहां पर आप एक तस्वीर में देख पा रहे हैं कि कुलीन वर्ग जो है वो एक मकड़े की तरह दिखाया गया है और किसान को एक मक्खी की तरह दिखाया गया है। यानी कि किसान जो है वह भर भर के अनाज जो है इनके पास ले जाता है, लेकिन इनकी आवश्यकताएं पूरी ही नहीं हो रही है। यानी कि इस कुलीन व्यक्ति रूपी मकड़े के जाल में किसान जो है वह फंसता जा रहा है और एक प्रकार से जीविका संकट पैदा हो रहा है। हम जीविका संकट को इस प्रकार जान सकते हैं। देखिए यहां पर खराब फसल, अब जब फसल खराब होगी तो अन्न का अभाव आ जाएगा, अन्न की कमी आ जाएगी और अन्नाभाव के चलते खाद्य पदार्थों की कीमत जो है वह भी बढ़ेगी। सीधी सी बात है। अब जब कीमत बढ़ रही है तो जो गरीब व्यक्ति है वह पाव रोटी नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि इसकी कीमत बढ़ चुकी है, पाव रोटी नहीं खरीद पाएगा। अब अगर रोटी नहीं खरीद पाएगा तो कमजोर शरीर होगा, क्योंकि खाएगा ही नहीं तो शरीर कमजोर होगा ही, और खाद्य दंगे भी होंगे, भोजन के लिए दंगे होंगे। साथ ही साथ अगर शरीर कमजोर होगा तो महामारी भी फैलेगी और मृतकों की संख्या में भी वृद्धि होगी, और मृतकों की संख्या में वृद्धि के साथ ही खाद्य दंगे भी फिर से होंगे। तो ये पूरा दोस्तों जीविका संकट की स्थिति हमें यहां देखने को मिलती है, जो कि फ्रांस में व्याप्त थी उस समय। अब देखिए जीविका संकट आ चुका है, फ्रांस का जो समाज है उसमें इतनी ज्यादा असमानता व्याप्त थी। अब इन सब को दूर करने की हिम्मत कौन करे? अब देखिए पहला और दूसरे वर्ग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनके पास तो विशेष अधिकार है, उन्हें तो टैक्स देना ही नहीं, तो वो तो आराम से जी रहे हैं। तो आखिरकार हिम्मत तो तीसरे वर्ग को ही करनी पड़ेगी, तृतीय स्टेट को ही करनी पड़ेगी। अब तृतीय स्टेट में ही कौन? तो याद करो मैंने आपको बताया था कि तीसरे स्टेट में कुछ पढ़े लिखे लोग थे, कुछ अनपढ़ लोग थे, कुछ धन संपन्न लोग थे तो कुछ गरीब लोग थे। तो तीसरे स्टेट के ही पढ़े लिखे लोगों ने और धन संपन्न लोगों ने इस चीज का फैसला लिया कि इस असमानता के खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो उभरता हुआ मध्यम वर्ग है, उभरता हुआ मध्यम वर्ग जो है वह इन विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना करता है। विशेषाधिकार कौन से? यानी कि जो पहले और दूसरे स्टेट को दिए गए थे विशेषाधिकार, जिनमें उन्हें करों से मुक्ति दी गई थी।
जो मध्यम वर्ग है वह अपनी स्थिति को थोड़ा बहुत सुदृढ़ कर लेते हैं, व्यापार व्यवसाय करते हैं और अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लेते हैं, ठीक है, वस्त्र उत्पादन से कुछ संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। और ये लोग जो है मिलकर क्या करते हैं, ये लोग मिलकर अपने ऊपर हो रहा शोषण और असमानता के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब साथियों, इन्हें भी कुछ तो प्रेरणा मिली ही होगी ना कहीं से, यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रेरित हो रहा है या फिर अगर कोई व्यक्ति अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों का सामना करना चाहता है तो उसे कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है, कहीं ना कहीं से उसे कोई ना कोई ऊर्जा या मोटिवेशन मिलता ही है। तो इन लोगों को भी प्रेरित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, जैसे कि जॉन लॉक। जॉन लॉक ने पुस्तक लिखी थी टू टेट्राइज ऑफ गवर्नमेंट, और इस पुस्तक के अंदर वह राजा के देवीय और निरंकुश अधिकारों की का विरोध करते हैं। देवी अधिकार यानी कि राजा अपने आप को पृथ्वी पर देवता के समान मान रहा है, पृथ्वी पर ईश्वर की छाया मान रहा है और निरंकुश हो गया, यानी कि उसकी शक्तियों पर किसी का अंकुश नहीं है। तो जॉन लॉक है। तो हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता, समान नियमों और अवसरों की जो कल्पना है, ये जो मध्यम वर्ग है उसे प्रेरित कौन कर रहा है? जॉन लॉक। इसके अलावा रूसो, रूसो भी दोस्तों बात करता है कि जो सरकार है वह किस प्रकार की होनी चाहिए। सरकार आम जनता और प्रतिनिधियों के मध्य एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित होनी चाहिए। इसी के साथ एक और व्यक्ति है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू जो है वह पुस्तक लिखते हैं द स्पिरिट ऑफ द लॉज, और इस पुस्तक के अंदर वह शक्तियों का अलग अलग विभाजन की बात करते हैं कि शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, शक्ति का विभाजन होना चाहिए, है ना। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का क्या होना चाहिए? विभाजन होना चाहिए। अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में शक्ति होगी तो वो निरंकुश हो सकता है। और इसी के साथ में दोस्तों अमेरिका का संविधान, जो कि व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी प्रदान करता था, इन सब चीजों ने तृतीय स्टेट के जो पढ़े लिखे लोग हैं या मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उन्हें प्रेरणा दी। और फिर दोस्तों इन सभी बातों की चर्चा अखबारों में होने लगी। अखबारों के साथ साथ बड़े बड़े ऊंचे स्वरों के अंदर इन नियमों की बात होती थी, ताकि जो पढ़ नहीं सकता है, देखिए अखबार तो पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ लेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो कि पढ़ा लिखा नहीं था, तो उस तक भी बात पहुंचानी है। तो उस तक बात पहुंचाने के लिए दोस्तों बोल बोल कर, ऊंचे स्वरों में बोल बोल कर इन नियमों का, जो कि मोंटेस्क्यू है, लॉक है, रूसो बताते हैं, प्रचार प्रसार किया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों आम जनता के अंदर चेतना लाई जाती है। चलिए, तो देखिए हम लर्निंग आउटकम की बात कर लेते हैं। इस पूरे भाग में हमने क्या सीखा? तो हमने जाना कि फ्रांसीसी समाज का विभाजन किस प्रकार से था, वो पूरा विभाजन मैं आपको बता चुका हूं। बास्तिल के दुर्ग के पतन की हमने बात की, और फ्रांस का जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग कौन सा था, मैंने आपको बताया कि पहला और दूसरा जो स्टेट है वह विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। चलिए मूल्यांकन कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान फ्रांस का शासक कौन था? तो हमने जाना कि शासक जो था वह बुर्बो राजवंश से संबंधित लुई 16वां था, जो कि 1774 में गद्दी पर बैठता है। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि लुई 16वां कब फ्रांस की गद्दी पर बैठा? 1774, ठीक है। तीसरा प्रश्न है साथियों, बास्तिल के दुर्ग का पतन कब होता है? हमने पहली ही स्लाइड में जाना था कि 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ। चलिए, सत्य और असत्य में हम जानते हैं कि फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में विभाजित था। ये सही है या गलत है? तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, हमने तीनों स्टेट देखे हैं। और यहां पर हम एक प्रश्न देखते हैं फिल इन द ब्लैंक वाला, जिसमें हम देख रहे हैं कि पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग डैश की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। तो किसकी महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे? पाव रोटी की महंगी कीमतों की बात कर रहे थे। पाव रोटी की महंगी कीमतों की का विरोध कर रहे थे हम लोग, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से अध्याय 1 का भाग प्रथम यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं भाग 2 में। धन्यवाद।